मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाले फेसबुक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और उसके बाद जिस तरह हर मुसलमानों से जुड़े मामले को लेकर मीडिया ट्रायल होता है वो भी आपने देखा होगा। तो आज इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं पहुंचा हूं एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब के पास। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पहली प्रतिक्रिया जानेंगे कि बेंगलुरु में हुए पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया। रहमानी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि जो कुछ बेंगलुरु में हुआ एक फेसबुक पोस्ट के बाद, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, वो पूरे तौर पर एक साजिश है और किसकी साजिश है इसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट फेस में ऐसा लगता है कि खुद बीजेपी की साजिश है, क्योंकि ये जो लड़का नवीन है 5 अगस्त को भी इसने काबिल एतराज़ पोस्ट की थी, वहाँ लोगों ने एतराज़ किया तो इसको पुलिस थाने में बुलाया गया और इसको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। लेकिन ये फिर भी इसने और पोस्ट भी डाली उसके अलावा ट्विटर फेसबुक पे। लेकिन 8 तारीख को जो ये पोस्ट डाली ये तो इतनी ख़तरनाक थी कि जो डेनमार्क का चार्ली हेब्रू था उसने जो कार्टून बनाए थे उससे ज़्यादा गंदे कार्टून, सेक्सीएस्ट कार्टून इस लड़के ने बना के डाले जिसपे किसी का भी खून खौल सकता था। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जिनमें एसडीपीआई भी शामिल है, सब थाने जाके पुलिस को परसू किया कि इसको गिरफ्तार करो, और पुलिस ये चाह रही थी कि इससे बातचीत करके इसको फिर भगा दिया जाए और इसे बचा लिया जाए। ऐसे में कौन लोग थे जो मुश्तइल हुए ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, इसलिए कि मुकामी बेंगलोर के लोगों का कहना यह है कि अक्सर लोग उनमें ऐसे थे जिन्हें वो जो मुकामी भी नहीं थे और जिन्हें वो पहचानते भी नहीं हैं। तो इसलिए साजिश का ये पहलू दिखाई देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी जानबूझ के करवा के वहाँ मॉब इकट्ठा करवाया, और उस मॉब में खुद किसी शरारती एंटी सोशल एलिमेंट ने जाके वहाँ पर तशद्दुद बपा किया, जिसमें 3 लोग जो है वो शहीद हो गए, अभी चौथे भी शहीद हो गए और 70 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। पुलिस कह रही है सब हम ही ज़ख्मी हुए, कि और लोग भी, पुलिस के लोग भी ज़ख्मी हुए हैं और लोग भी ज़ख्मी हुए। ये पूरी तौर पर एक मंसूबाबंद साजिश थी मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए। तो रहमानी साहब, फेलियर किसका रहा? जब लोग शिकायत लेकर पुलिस के पास गए तो पुलिस ने जो अपनी जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभाई। क्या सिर्फ पुलिस का फेलियर रहा या और सियासी नेताओं का भी इसमें फेलियर रहा जिनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी इस पूरे मामले में? देखिए, फेलियर से ज्यादा तो ये कहिए कामयाब कौन रहा। असल तो जो लोग साजिश करने वाले थे वो कामयाब हो गए, और साजिश जिन जराये से उन्होंने कराई थी वो जराये कामयाब हो गए। तो फेलियर तो कहना बहुत मुश्किल है। पुलिस को मालूम था कि क्या कुछ होना है, 1 हफ्ते से सब कुछ चल रहा था। पुलिस को अगर ये नहीं मालूम कि वहां पे मॉब इकट्ठा होने वाला है, वो कहते हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे थे तो इसका मतलब सब कुछ खुलेआम हो रहा था, तो पुलिस क्यों खामोश थी? इसको कहा जाता है कि सिस्टम का फेलियर, गवर्नेंस का फेलियर, पुलिस का फेलियर। लेकिन आप इसे फेलियर तो उस वक्त कहेंगे कि जब अनजाने में कुछ हो गया हो, लेकिन अगर जानबूझ के चीजों को प्रमोट किया जा रहा था इसी डायरेक्शन में, तो ये तो फेलियर नहीं है, बल्कि साजिश करने वालों की कामयाबी है कि उन्होंने एक इतना जहां जो पुरअमन शहर था हमेशा 25-30 साल से, उसको उन्होंने आग में झोंक दिया। ये इसमें वो कामयाब हुए, तो ये फेलियर नहीं है, ये तो एंटी सोशल एलिमेंट्स की कामयाबी है। जैसा मैंने रहमानी साहब अपने ओपनिंग कमेंट्स दिए उसमें कहा कि मुसलमानों को लेकर जो भी इशू होता है और बनाया जाता है उसका तुरंत फौरन मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, जैसा हम देख भी रहे हैं। लेकिन उसी में एक तरफ सिर्फ एक चैनल ने यह दिखाया कि जो वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी उसी भीड़ ने एक हनुमान मंदिर को प्रोटेक्ट किया, एक ह्यूमन चेन बनाई और मंदिर को बचाया। बाकी तमाम चैनलों ने यह दिखाया कि मुसलमान हिंसा भड़का रहे हैं, मुसलमान देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उसमें शाहीन बाग भी जोड़ा गया, उसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी जोड़ा गया। देखिए, वो तो कुछ जगहों पर मैंने ये भी कहते सुना लोगों को कि हनुमान मंदिर को बचाने में के लिए मुसलमान क्यों आ गया है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, हम तो खुद ही सक्षम है, हम कर लेते, ये भी कह के उसको डिस्क्रेडिट किया गया। अच्छा। लेकिन देखिए, ये एक साजिश बाकायदा है कि जो इस मुल्क में फस्ताई लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कम्युनल डिवाइड इस मुल्क में बरकरार रहे, और उसके लिए किसी न किसी तौर पर मुसलमानों को ही मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाता रहे। आप एक प्रोसेस रहा है, आपको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में जब एसडीपीआई और पीएफआई नहीं थी, बनी भी नहीं थी और इसी में भी नहीं थी, तो उस वक्त जमात इस्लामी हुआ करती थी। तो आरएसएस को जब कभी कोई कुछ कहता था कि भाई आरएसएस ने ये गलत किया, इसको बैन करो, तो जमात इस्लामी के खिलाफ कुछ ना होने के बावजूद
आरएसएस के साथ जमात इस्लामी को बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर ज़रूर, और उनके ऊपर भी इल्ज़ाम तशद्दुद और ये, हालांकि वो एक तबलीगी और दावती किस्म की तहरीक है, इंतहाई नेक लोगों की वो एक जमात है, लेकिन उसको बैन कर दिया जाता था। इसी तरीके से बाद में फिर सिमी को निशाना बनाया गया। बाद में फिर जो है देखिए हज़ारों लड़कों को टेररिज्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जिनका किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बम धमाकों के करवाए और उन धमाकों में उनको माखूज किया। 20-20 साल 25-25 साल वो जेल में रहे, बाइज्जत बरी होके आ गए। तो कोई उनका, लेकिन ये एक फिजा मुल्क में रही। अब एसडीपीआई को इसी तरीके से निशाना बनाया जाता है, पीएफआई को, जहां कुछ हो जाए उसमें सबसे पहले पीएफआई का हाथ आ जाता है, और वो कहीं भी साबित नहीं होता। तमाम अदालतों से भी वो बरी हो जाते हैं, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें भी कुछ क्लीन चिट मिल जाती है, पुलिस के भी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं डीजीपीस के, उसमें भी क्लीन चिट मिल जाती है। जिन लड़कों को गिरफ्तार करते हैं 24-48 घंटे में वो भी जमानत होकर घर आ जाते हैं। तो ये एक बाइनरी डेवलप करने का काम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किसी न किसी तौर पर उनके जज्बात को भी भड़काते रहें, उनको ठेस भी पहुंचाते रहें, फिसादात के जरिए उनको कत्ल भी करते रहें, उनकी जानो माल लूटते रहें, प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करते रहें, और इल्ज़ाम भी उन्हीं के ऊपर रखें। इस तरीके की जो मुसलमानों में ग्रास रूट पे काम करने वाली तंजीमें, उनको बदनाम करके। इस मामले में देखिए मुजम्मिल पाशा का जिसका नाम लिया जा रहा है, 5 मिनट का उसका वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो परसुएट करने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि आपको यह तशद्दुद नहीं होगा, अमन से हम कानूनी तरीके से हम इंसाफ हासिल करेंगे। वो वीडियो मैंने खुद सर्कुलेट किया तमाम मीडिया को, लेकिन उसको किसी ने नहीं दिखाया। दूसरे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जो भर्ती के मीटिंग में है, और जो खुद पुलिस के पास बैठा पुलिस की मदद कर रहा है, उसी को कसूरवार बना के जेल में डाल दिया गया। तो एक सवाल रहमानी साहब मेरा नहीं है यहाँ पर, एक सवाल उन लोगों का है जो INN चैनल के जरिए आपको इस वक्त देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी टीवी डिबेट में जाते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं एक पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से। तो लोग ये कह रहे हैं, जो इस वक्त मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं उनका सवाल आप तक रख रहा हूँ। उनका कहना है कि मुसलमान जो रहनुमा हैं और जो सियासी मुस्लिम नेता हैं, उन्हें टीवी डिबेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रुसवाई हाथ लगती है हमारे, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो रहनुमा बैठ रहे हैं टीवी पर जाकर, उन्हें कोई एंकर ये कहे खामोश मौलाना, मौलाना चुप हो जाओ। तो इस तरह की चीजें हमें सामने आ रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि नहीं जाना चाहिए, या जवाब क्या देंगे? देखिए, 2 किस्म के लोग हैं जो टेलीविजन पे जाते हैं। एक तो वो हैं जो किसी न किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे हैं, मतलब जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिस पे बार बार तनकीद होती है। तो वो उनको तो जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी, जो भी उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। लेकिन वो लोग जो अनअटैच्ड हैं, अब वो एक बाइनरी डेवलप करनी होती है मीडिया को, एक खास पोस्चर्स देने होते हैं। कभी वो साधु को बुला के बिठाते हैं, कभी वो मौलवियों को एक पर्टिकुलर गेटअप को, जो वजीर आजम ने कहा था कि हम तो शक्ल देख के और लिबास देख के लोगों को पहचानते, तो वो लिबास को डिनोट करना होता है। तो उनका इशू से कोई ताल्लुक हो ना हो, लेकिन उनकी जो फिगर है, उनका जो पोस्टर है, वो जो गेटअप होता है, उस गेटअप की भी एक इंपॉर्टेंस, जो बगैर कुछ बोले भी एक बात कह देती है। लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं या जो तंजीमें हैं, उनका नुमाइंदा तो जाएगा ना, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब आप देखिए, कांग्रेस से भी मुसलमान आते हैं, बीजेपी से भी मुसलमान आते हैं डिबेट्स में, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे, उनको तो जाना ही पड़ेगा और उनको वो बात कहनी पड़ेगी। वो अपनी दाढ़ी टोपी की वजह से नहीं जाते, वो इशू की वजह से जाते हैं। तो अगर आप सब भी वो भी ना जाएं, तो जाहिर है कि इन लोगों की तादाद, जो दाढ़ियां टोपियां लगा के लोग, बड़ी मोहतरम मुकद्दस चीजें हैं दाढ़ी टोपी, लेकिन उसका जो मिसयूज होता है, इससे एक बैड इमेज जाती है। तो मैं समझता हूं कि इसको रेगुलराइज करना चाहिए कि जिन लोगों का जमाती या सियासी इल्हाक है, अब आप कांग्रेस के नुमाइंदे को कोई मुसलमान जा रहा है तो उसे कम्युनिटी का क्या जोर है उसके ऊपर, या बीजेपी का जो मुसलमान नुमाइंदा जा रहा है, या MRM से जा रहे हैं मुसलमान नुमाइंदे, आपको कम्युनिटी का उन पर कोई जोर नहीं है। इस तरीके से MIM के नुमाइंदे, MIM की डिबेट अगर MIM के मुताल्लिक है, असदुद्दीन अवैसी का कोई बयान है, उस पर तो जाएगा ना, लोग जाएंगे। लेकिन वो लोग जो इस किस्म के बयान दे देते हैं, कि जैसे एक साहब ने एक बयान दे दिया कि साहब वो हम तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देंगे, ये किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, न ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ है, न मुस्लिम तंजीमों का मौक़िफ़ है, न सियासी जमातों का मौक़िफ़ है। एक साहब ने खुद उठ के पूरे मीडिया को एक मवाद फराहम कर दिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का। इन लोगों की बात पुरस भी होनी चाहिए, और जाहिर है ये लोग अगर खुद ही न जाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक, तो यानी ये सवाल तो लोगों का जो है वो जायज़ है और होना चाहिए। देखिए, इस तरह के बड़ी हद तक ये सवाल जायज़ है। जो लोग बोल सकते हैं, जो इश्यूज को जानते हैं, उनको नुमाइंदगी देनी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ नहीं जानते और जिनको इशू का भी पता नहीं है, खाली अपने चेहरे को लेकर और वो एक हिंदू मुस्लिम की तफरीक में इजाफे का सबब बनते हैं, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि वो ये हरकत ना करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, IANN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो लोग इस तरह के टीवी डिबेट्स में जाते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जो जिम्मेदारान हैं उन्हें जाकर बैठना चाहिए और अपनी बात बेबाकी से रखनी चाहिए। और जिस तरह से सवाल आपने हमसे पूछे और हम तक आपके सवाल आए, तो हमने आपके सवाल ऐसे ही जो रहमानी साहब हैं उन तक रखे और उनसे जवाब लिया। इसी तरह आप सवाल पूछते रहिए, IANN के जरिए हम आपके जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए IANN चैनल। बहुत शुक्रिया।